हम सभी के लिए बहुत की स्वाधीनता का जो हम सब कितने के संघर्ष के बाद में लोगों ने बलिदान ऐसे हम सभी बलिदान को और आज की सबों की ओर से उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके सपनों का भारत बने ऐसे काम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं सर्वप्रथम अटल जी की उन ही आज के सरकार में अपने मंतव्य को रख रहा हूं और हम सबको को भी शायद भारत को इंगित करते हुए शायद वो पंक्तियां लिखी थी, जो खोया जो पाया जो खोया उसका ध्यान करें। मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने अब तक 185 वर्षों के शिक्षा के स्वरूप में भारत के बारे में खोया है, उन सब बातों का ध्यान करने के लिए और उनके साथ हम सबको जोड़ने की ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। स्वतंत्रता दिवस के दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो हमारी एलुमनी एसोसिएशन है, इसको आज हम लोग हैं, आज चुना है, ये वास्तव में एक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे युग का सूत्रपात करने वाली इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस वेबिनार के माध्यम से ये बात आज आप कर रहे हैं। इसलिए मैं मुझे इसमें बुलाने के लिए आप सबका आभार। मेरे से पूर्व में आदरणीय एम के श्रीधर जी, हमारे आदरणीय कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी, रजनी शुक्ल जी, संजीव जी, अभी भी इनका हम लोग हमारे आदरणीय ऑनरेबल वाइस चांसलर उड़ीसा यूनिवर्सिटी सेंटर प्रोफेसर को हम सुन रहे थे। और सबसे पहले जो भी मुझे दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद, उन्होंने कहा कि आज बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर शिक्षा नीति बनाने वाले और उसको लागू करने वाले दोनों हैं। लेकिन प्रमोद जी को एक बात मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि आप छात्रों नीति नहीं बना सकते, उसके जिनके लिए लागू हुई उनके प्रतिनिधि भी आज आपके वेबिनार में हैं। छात्रों की दृष्टि से भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हूँ, तो ये केवल आदरणीय प्रमोद जी को तो बहुत ही अच्छे और जेएनयू में छात्रों को इग्नोर करके ये तो प्रमोद जी मालूम है, छात्र और छात्र संगठन और स्टूडेंट एक्टिविज्म। तो प्रमोद जी मुस्कुरा रहे, बात शायद पहुंच गई है सही जगह। सभी वक्ताओं तो हमारी एसोसिएशन के की नोट से लेकर और धीरज जी लोगों ने भी जो बातें कही है कि से बहुत ही विस्तृत बातें, उसके सभी जो डायमेंशन उन पर विस्तृत बात हो गई। केवल कुछ बातें जो और अतिथि की भूमिका में, क्योंकि इतने मूर्धन्य शिक्षाविदों के बीच में और एक छात्र संगठन के प्रतिनिधि के नाते कोई विद्वता की बात करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अच्छा किया है कि सबको सुनने का मौका दिया है, क्योंकि इसमें एक फायदा होता है कि जो महत्व की बातें है वो सब बात सभी विद्वत जन कह चुके। तो दो तीन बातें मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। वास्तव में जो बार बार बात कर रहे थे कि 185 वर्षों के बाद हम फिर से आप जड़ों की ओर लौटने का विचार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको एक बात कहता हूं कि भारत को भारत की शिक्षा, ये पहली बार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुआ है। दूसरा, शिक्षा जो है वो किसी भी राष्ट्र की आत्मा को समझने के लिए उसके अनुकूल होनी चाहिए। और तीसरा, कोई भी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और जो हमारा जो भारतीय चिंतन है वे व्यक्ति व्यष्टि से समष्टि तक का, वो केवल डिग्री के लिए एजुकेशन नहीं, वो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, जिसको विवेकानंद जी ने कहा है कि उसकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हुए और सही में एक जिसमें बने, तो ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था का विचार
ये पहली बार इसलिए मैंने कहा है भारत को, भारत की शिक्षा इस रूप में जो हम ये देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रयास इस पूरी शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया। और आज के वेबिनार की सबसे बड़ी सफलता है कि उसमें एम के श्रीधर सर जो आए और जिन्होंने इस शिक्षा के, क्योंकि उन्होंने उन सारे लाखों सजेशंस को न केवल देखा है अपितु उनको पढ़ा है, उनको समरी किया है, उनको फिर से एक प्रस्तुत किया है, बहुत सारे लोगों से संवाद स्थापित किया है। और हमने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते भी ऐसे समिति के 9 सदस्यों को लगभग जितने के स्टेक है उन सबसे एक संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से करने का प्रयास किया, जिसके कारण से कई बहुत ही विस्तृत और व्यापक चर्चा हुई। वास्तव में इस शिक्षा नीति को लेकर अभी कई प्रकार के विरोध के स्वर भी हम सब लोग देख रहे हैं, उसकी भी चर्चा आवश्यक है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस रिजर्वेशन के बारे में क्या होगा, ये एंटी रिजर्वेशन है, ये एंटी स्टूडेंट्स है, ये एंटी पुअर है, ये एंटी एससी है, ये एंटी एसटी है, ये एंटी वुमेन है, ऐसे भी कई प्रकार के स्वर ये हुए और कौन लोग कर रहे हैं। तो वास्तव में आजादी से पहले और आजादी के बाद जिन लोगों की और जिन भाषाओं की मोनोपोली का अधिकार था, अभी सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो सारे एकाधिकार चाहे मोनोपोली, चाहे वो भाषा के नाम पर अंग्रेजी और अंग्रेजियत के नाम पर थोपी गई हो, या हमारे पूरे वामपंथी मित्रों ने उसको थोपा हो विचारधारा जी के नाम पर, और जो वो बताएंगे जिस जर्नल को रिकमेंड करेंगे वही जर्नल में पेपर छपेगा, वही है। भारत के बारे में, भारत की संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के बारे में, भारतीयता के बारे में, यानी जो अस्मिता का जागरण हम कहते हैं, उसको भाषा में वो भारतीय पीढ़ी को बताएंगे, वही सत्य है, उसका एकाधिकार। यानी जिसको मैंने कहा कि भारत को, भारत की शिक्षा, ये उठने का जो क्रम प्रारंभ हुआ है, और पिछले मई 2014 बाद वास्तव में ऐसे कई सारे प्रयास हो गए हैं, तो मैं कहता हूं कि ये भी शिक्षा के क्षेत्र में एक नए प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक है, जो एक आमूल परिवर्तन करे। हम बहुत नारा लगाते थे कि शिक्षा सस्ती हो, गुणवत्तापूर्ण हो, उसमें एक के गुण उत्पन्न कर लिए, उसके जीवन में उसके जीवन में अपने सभी प्रकार के जो राष्ट्रीयता के प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल्स जो भारत की भारतीयता के हैं, स्वाभिमान होना चाहिए, इन सबसे संवेदनहीन मानवों का समूह करना, ये भी एक मोनोपोली के रूप में वो टूटने वाला है। तो इसलिए भी ऐसे बहुत प्रकार के विषय आएंगे। इसलिए इस वेबिनार में मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ शिक्षा में कि देखिए, कोई भी हम कभी भी कहते हैं कि जाए तो बोधा विचार हमेशा है कि सत्य हम कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसका अनुमान होता रहता है, समय के साथ बढ़ेंगे। अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि घर से चलेंगे पहाड़, तो हम ये तो कहे पहाड़ टूटे नहीं, लेकिन पहाड़ का मलबा तो अब हम नहीं बनेंगे। पहाड़ का मलबा तो वही लोग बनेंगे जिन्होंने ये पहाड़ तोड़ षड्यंत्र किए, पहाड़ से रास्ता निकलने वाला। इसलिए की शिक्षा नीति में सभी जो भारत ने का प्रयास किया, सब ने एक नए प्रकार से भारतीयता के आधार पर संरचना खड़ा करना, ये शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है। वर्तमान पीढ़ी के बारे में है कि जड़ों से काटने का षड्यंत्र 185 वर्षों से चला, क्योंकि लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि भारत में जिस प्रकार की शिक्षा मैं लागू कर रहा हूँ, अगर भारत में रही 1836 का उनका इतिहास है, उन्होंने आज के संग्रहालय में रखा है। उस ऐतिहासिक पत्र को भी अगर आप लोग देखेंगे तो इस ऐतिहासिक पत्र में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि जिस प्रकार की शिक्षा भारत में दे रहा हूँ, वह शिक्षा कुछ वर्षों तक भारत में मिली, तो हम उसके आधार पर पूरी दुनिया में भारत के अंदर से भारतीयता की जड़ों को समाप्त कर रहे हैं। और इसलिए जब ये भारतीयता की जड़ समाप्त हो जाएंगे तो सॉरी थोड़ा ये यहाँ बंद अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है क्या?
आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। आ आवाज रही आ आ रही रही है। आवाज आ रही है, हाँ। तो ये जो वर्तमान की भारत की शिक्षा नीति थी उसमें भारत के युवाओं को भारत से तोड़ने का, जो जड़ों से काटने का षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं आजादी के बाद भी ऐसे कुछ पीढ़ियों को इस ओर बढ़ाने का प्रयास हुआ, और जिसके स्वर हम देश भर में आज की तथाकथित आधुनिक कहने वाले या वैचारिक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर चलने वाली बहुत सारी बातों में हम इन सारी बातों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब इस देश की युवा पीढ़ी परिसर में अपने देश से कटती है तो वो देश की सभी उन बातों पर जिस पर हम सबको गर्व करना चाहिए, फिर वो भारतीय सेना को रेपिस्ट कहने की बात हो, भारत के देवी देवताओं के प्रति ये श्रद्धा निर्माण करने की बात हो, भारत की परंपरा यानी परिवार व्यवस्था को लेकर जो हमारी एक श्रद्धा और आस्था है उसको समाप्त करने का षड्यंत्र हो, यानी इन सारी बातों में भारत के अंदर एक इस प्रकार का डिस्कोर्स खड़ा कर देना कि ये सत्य है क्या, तो भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत के गौरवशाली परंपराएं, भारत की जिस संस्कृति को हम इंक्लूसिव जो बात करते हैं उसी के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश के युवाओं से बात कर रहे हैं या वो दूसरे दुनिया की किसी और देश के युवाओं से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति ऐसा एक जो षड्यंत्र हुआ है तो उसको भी हमको समझना पड़ेगा। और फिर इस शिक्षा नीति में जो सारी बातें हैं जिसका महत्व है, तो एक और इस प्रकार से जड़ों से काटने के षड्यंत्र को रोकना और भारतीयता के भावों को, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हमारे स्वदेशी खेलों की बात हो, ऐसे हर प्रकार से एक परिपूर्ण मानव के साथ साथ उसमें अपने राष्ट्रीयता के भाव को उत्पन्न करने के सभी प्रकार के प्रयास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए हैं। और उसके आधार पर अभी सभी मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि भारत की नियति अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या कृण्वन्तु विश्वमार्यम की है, तो कोई भी राष्ट्र या समाज या व्यक्ति अगर दूसरे का कल्याण करना चाहता है, अगर वो स्वाभिमान के साथ दूसरों को आगे बढ़ाना चाहता है, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि उसको स्वयं को, अपनी शक्तियों को उजागर करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और इसलिए आज का भारत जब हम देखते हैं कि वो अपने बारे में ही उसमें संशय उत्पन्न हो रहा होगा, वो अपने ही संस्कृति और परंपराओं पर विश्वास नहीं कर रहा होगा, और जैसा कि आप लोगों ने अभी कहा कि अगर उसकी टांगे ही उधार की होंगी तो वह स्वयं ही स्वाभिमान के साथ जो नहीं खड़ा हो सकता वो किसी दूसरे को और वो वेतरणी पार करा देगा, इस बात की तो दूर दूर तक संभावना है। इसलिए इस वर्तमान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की अगर वैश्विक भूमिका, तो उस भारत की वैश्विक भूमिका को अगर भारत को निभाना है तो उसकी पहली शर्त है कि आज की पीढ़ी पहले भारत को तो समझे, वो भारत को तो अंडरस्टैंड करे। हम तो इंडिया इंडिया करते करते उसको 1600 की ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जिस प्रकार से जो हम सब लोग सुनते आए, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, इसलिए उसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि कैसे भारत को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि ना तो भारत का दुनिया के वैश्विक किसी उसमें कोई योगदान है, ना भारत के पास अपना कुछ शिक्षा है। तो इसलिए इस आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा के समय में भारत की उन सारी बातों के बारे में जो हमने कोरोना के समय भी देखा या जो हमने हर समय भारत की वैश्विक भूमिका को देखा, इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अभी इन सारे विषयों को लेकर के जो शिक्षा के जितने पहलू सभी कुल गुरुओं ने रखे हैं, चाहे वो 5 3 3 4 का विषय हो, अलग अलग प्रकार के इंटरडिसिप्लिनरी की बात हो, एग्जैक्ट एंट्री की बात हो, रिसर्च की बात हो जो प्रमोद जी ने प्रारंभ में कही, या मैनेजमेंट हो, टेक्निकल हो, यानी जितने भी शिक्षा के रिसर्च हो, टीचिंग के बारे में हो, स्कूलों का स्पेशलाइजेशन करने की बात हो, अपनी भाषाओं की बात हो, केवल भाषा के आधार पर एक अंग्रेजी भाषा ही क्यों सीखेंगे। मैं तो अभी यूएस में गया था, मुझे वहां जाने के बाद पता लगा कि यूएस में न्यूयॉर्क के विश्वविद्यालय में अमेरिका के स्टूडेंट्स घर में भले अंग्रेजी बोलते होंगे, लेकिन वहां 63% स्टूडेंट्स ऑफ अमेरिका वो पर्शियन लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो हम अपने भारत की जो 22 विधान की भाषाएं हैं, लोकल जो स्थानीय और भाषाएं हो सकती है, विश्व की भी बहुत सारी भाषाएं हो सकती है, इसलिए अंग्रेजी का विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत के साथ अब हम जीना नहीं चाहते। अंग्रेजी के नाम पर इस देश में, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूं, अभी ट्रिपल आईआईटी झारखंड के हमारे साथ रांची के डायरेक्टर थे पिछले वेबिनार में, वो बोल रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, देश के किसी भी हिस्से से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी समस्या यही थी कि मैं पहले अंग्रेजी में सोचता था फिर साइंस समझता था,
यानी कितना मतलब एक उसके ऊपर एक विद्यार्थी के ऊपर कितना बोझ आता है किसी एक भाषा का। उन्होंने कहा अगर वही साइंस मुझे अपनी भाषा में, हिंदी में या अपनी स्थानीय भाषाओं में अगर मुझे आती है तो मैं अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति वहां कर सकता हूँ। इसलिए चाहे वो आइडियाज की बात हो, चाहे वो संवाद की बात हो, चाहे वो नए नए प्रयोग करने की बात हो, ये सारी बातें किसी भी व्यक्ति के अंदर कब आती है, जब वो अपने आप को सहज यानी कंफर्ट फील करता है। वो कंफर्ट चाहे भाषा की बात हो, वह सहज रूप से चाहे किसी वातावरण में बैठता हो, वो परिवार का विषय हो या संस्थान का विषय। इसलिए एक तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सारे बातों के बारे में आमूलचूल परिवर्तन करने की पहली बार राष्ट्र की आकांक्षा को हम परिलक्षित होते हुए इस नीति में देख रहे हैं। मेरा आप सबसे इस वेबिनार में मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण वेबिनार को यहाँ आयोजित किया। इसलिए इस वेबिनार में जुड़े हुए आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब हम सबको ये इसके जितने पहलू उस पर डिबेट हमेशा होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कोई भी विषय आता है केवल आलोचना नहीं और केवल अभिनंदन नहीं। मैं तो हमेशा जिस संगठन में हम लोग काम करते हैं उसमें हम हमेशा 3 कैटेगरी में किसी भी बात को देखते हैं। एक उस जो भी निर्णय आया, पॉलिसी आई, नीति आई, उसमें अच्छा क्या है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा, उसमें डिबेटेबल क्या है जिस पर बहस होनी चाहिए। तीसरा, उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल है उस पर और लंबी बहस होनी चाहिए। और उसमें से जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में उसको हम अडोप्ट करेंगे। शेष हम सब किसी व्यक्ति या किसी केवल विचार के आधार पर किसी बात को थोपा नहीं जाएगा। ये भारत कभी भी थोपने का देश नहीं है। ये विविधता के सभी बातों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली हमारी संस्कृति के हम सब लोग वाहक हैं। इसलिए हम एक्सट्रीम किसी भी विषय को कभी नहीं करते। तो इसलिए आज के वेबिनार का जो नवनीत निकले वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से लागू होने में सब लोग इसका सहयोग कर सकते हैं। और इसलिए हमारी सबकी भूमिका यही करनी चाहिए, हम सब लोग मिलकर कि अतानु जी आपके स्पीकर से कुछ आवाज आ रही है, आपके स्टॉप करना है तो आप संकेत कर दीजिए। आपके स्पीकर डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। पीयूसी म्यूट करिए, पीयूसी म्यूट करिए। तो आप नहीं, पीयूष जी के उससे मैं बोल रहा हूँ धीरज जी, मेरे फोन में प्रॉब्लम है इसलिए पीयूसी से नहीं बोल रहा हूँ, अतानु जी का शायद आवाज आ रहा है, सॉरी। तो मैं आखिरी अपने उसको अभी निष्कर्ष की ओर ले जा रहा हूँ। मुझे मालूम है 4 बजे से लेकर अभी 7 बज गए, 3 घंटे का विचार मंथन है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, और वो निवेदन ये है कि जिस प्रकार से विश्वामित्र समाज कल्याण के लिए उस समय के ऋषि महर्षि समाज और मानवता के कल्याण के लिए यज्ञ करते थे, संकल्प करते थे, लेकिन उस संकल्प को सिद्ध होने से रोकने के लिए उस समय की बहुत सारी असुरी ताकतें उसमें विघ्न उत्पन्न करती थी और एक नए प्रकार का डिस्कोर्स और वो सब शुरू होता था। ठीक इसी प्रकार से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूपी यज्ञ को रोकने के लिए कई प्रकार के विघ्न डालने के प्रयास प्रारंभ हो गए। हम सब लोग मिलकर, अगर हम सबको लगता है कि वास्तव में इस राष्ट्र को राष्ट्र की शिक्षा नीति मिलनी चाहिए, एक समग्र समाज जीवन के सर्वांग सुंदर समाज के लिए, वो डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात हो, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात हो, डिग्निटी ऑफ टीचर की बात हो, डिग्निटी ऑफ नेशन या राष्ट्र की बात हो, उन सब बातों के आधार पर एक ऐसा सर्वांग सुंदर मनुष्य बनाने वाला पाठ्यक्रम उसमें आना चाहिए। उस प्रकार के एक समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली और आने वाले 2050 का भारत कैसा होगा उसको ध्यान में रखते हुए अगर शिक्षा की व्यवस्था को अगर लाया गया है तो हम सबका दायित्व बनता है कि राम और लक्ष्मण की तरह अपने राजा दशरथ के महल को छोड़कर विश्वामित्र के साथ चल करके हमें इस यज्ञ रूपी शिक्षा नीति के संकल्प को सिद्धि से और लेकर जाने की अपनी भूमिका को निभाना पड़ेगा। इसलिए हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के डिबेट और डिस्कोर्स करिए, और जो इस प्रकार के धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के नैरेटिव लाना चाहते हैं, जिसके आधार पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे बहुत सारे मिस कैंपेनिंग प्रारंभ हुए, उसको सबको हमको काउंटर करना पड़ेगा। और जैसा आज मैं जब बोल रहा हूं तो आज ये संगठन का नाम भी है और आज का दिन भी है। आज जो ये वेबिनार में हम सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, इसको बहुत बड़े निचले स्तर तक व्यापक तौर पर जाना चाहिए और इसके सारे पहलुओं पर डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, छोटी छोटी वीडियो बाइट के द्वारा, और मैं एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, राजेश जी और आपकी पूरी टीम, धीरज जी आपकी पूरी टीम से, कि आज जो जितने ज्यादा विद्वानों को लाकर आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के दिन ये जो महत्वपूर्ण सेमिनार किया है, मैं इसके संकल्प से सिद्धि की कामना करते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा नीति जो पहली बार भारत को भारत की शिक्षा
राष्ट्र की आत्मा के अनुकूल और उसको समझने वाली, जागृत करने वाली शिक्षा नीति आई है। और एक 6 वर्षों का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास वर्तमान की के कस्तूरी रंगन और उनकी 9 लोगों की टीम ने किया है, उनको भी साधुवाद। और शिक्षा के क्षेत्र में एक नए प्रकार की स्वाधीनता, स्वधर्म और स्वराष्ट्र के भाव के साथ जो एक शिक्षा नीति को लागू किया गया है, मुझे लगता है कि उन सभी राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले लोगों ने जिस प्रकार के भारत की एक स्वप्न देखा होगा कि आजादी के बाद हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारे जीवन मूल्यों के आधार पर एक ग्रेट नेशन, एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा, वैसे ही एक ग्रेट नेशन भारत को बनाने के लिए हम सब लोग आज अगर इस शिक्षा नीति के संकल्प को सिद्धि की ओर लेकर जाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम सही मायने में उन सभी देश के बलिदानियों को अपनी एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं और वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसा वातावरण देकर जा सकते हैं जिसमें वो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करें और इस देश के जो सिंबल्स है, जो आइडल्स है, उसके बारे में उनके मन में संभ्रम नहीं, उनके मन में एक स्वाभिमान का भाव, अपने इतिहास के बारे में, परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम सब जो जो काम करते आए हैं और जितने प्रकार की विभेदकारी नीतियां भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, इसलिए भेदभाव मुक्त और स्वाभिमान युक्त राष्ट्र के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही कारगर सिद्ध हो, इतना ही निवेदन आप सबसे करते हुए आप सबको पुनः शुभकामनाएं। इतने विद्वत जनों के बीच में मेरे जैसे एक छात्र संगठन के व्यक्ति को आप लोगों ने बुलाया और एक मुख्य अतिथि जैसा बहुत ही गौरवान्वित दायित्व मुझे दिया, तो मैं एक बार पुनः एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जेएनयू का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपके माध्यम से मुझे ऐसे वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार और इस शिक्षा नीति को ड्राफ्ट करने वाले एनके श्रीधर, उन सब के विचार सुनने का मौका मिला। मैं पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय भारत, वंदे मातरम।